नमस्कार, आप देख रहे हैं T45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम बात करेंगे सरायकेला के चांडिल डैम में। दरअसल चांडिल डैम के अवस्थापितों को बचाने को लेकर जिला प्रशासन के पास नहीं है कोई विकल्प, ये कहा जा रहा है। दरअसल चांडिल डैम के अवस्थापितों की बात हो रही है यहाँ पे, और ये बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के पास इसे लेकर कोई प्लान नहीं है। बाढ़ से डूबने से बचाव को लेकर निकाले गए सूचना में विस्थापितों का कहीं पे भी जिक्र ही नहीं किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से निकाले गए सूचना में विस्थापितों का जिक्र नहीं होने से उठा रहे हैं कई सवाल। चांडिल डैम में वर्तमान में पानी का स्तर 169 मीटर के करीब है और रात भर में बढ़ सकता है पानी का स्तर, लेकिन विस्थापितों की इसकी वजह से चिंता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। जाहिर सी बात है, बाढ़ का अगर खतरा मंडराता रहेगा तो विस्थापितों की जरूर चिंता बढ़ती हुई नजर आएगी। गुरुवार की अगर हम बात करें तो गुरुवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक के आग्रह पर खोला गया था डैम का 5 रेडियल गेट। 10-10 सेमी खोला गया था 5 रेडियल गेट, और लेकिन आज उसे बंद कर दिया गया है। चांडिल डैम का सभी रेडियल गेट बंद कर दिया गया है। 8 घंटे तक 10-10 सेमी खुला रहा डैम का 5 रेडियल गेट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गुलाम, देखिए, अगर हम बात करें तो विस्थापितों का दर्द लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनकी चिंता बढ़ी हुई है उन्हें, क्योंकि देखिए चांडिल डैम की लगातार बात होती रहती है। बाढ़ से बचाव को लेकर सभी सूचना जारी कर दी गई, लेकिन इसमें विस्थापितों का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में से क्या समझा जाए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, सबसे पहले मैं इस डैम के मामले से आपको बता देता हूँ कि कल जो गुरुवार का दिन था, जो जमशेदपुर के जो पूर्वी के विधायक हैं सरयू राय, उनके द्वारा मांग किया गया था कि जमशेदपुर के इलाके में पानी की कमी है, इसे लेकर पानी छोड़ा जाए। तो देखिए, वो उसके बाद कल सुबह, जो गुरुवार की सुबह में 8:30 बजे सुबह में रेडियल गेट 5 जो रेडियल गेट खोला गया था, उसमें गेट नंबर 4, 5, 6, 8 और 9 10-10 सेंटीमीटर करके खोला गया था। लेकिन कल के बाद कल शाम में जो कि है चांडिल डैम का जो 5 फाटक जो खोला गया था रेडियल गेट, उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद आज सुबह जो वहां का जो जलस्तर है डैम का 178.94 मीटर है। तो देखिए, ये चांडिल जो डैम है, ये डैम का अगर इस जिले में, सरायकेला जिला में अभी कभी भी बाढ़ आता है तो सबसे ज्यादा जो दंश यहाँ के जो विस्थापित है, चांडिल डैम के जो विस्थापित है, इस डैम से करीब 116 गांव के लोग विस्थापित है। उसमें से करीब 180 मीटर से अगर ऊपर कभी पानी गया तो करीब इस इलाके के इस डैम से जो विस्थापित है करीब 2 दर्जन जो गांव है वो पूरी तरह से डूब जाता है। और यहाँ के जो विस्थापित है वो इधर उधर या तो स्कूल में डेरा बना लेते हैं, तो या तो फिर अपने कोई रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर एक सवाल जो जिला प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि अगले 2 दिनों में 2 तारीख और 3 तारीख को भारी जो वर्षा है वो हो सकती है। तो उसी के आलोक में सरायकेला जिला प्रशासन ने एक सूचना जारी किया है। उस सूचना जो जारी किया है उसमें कहीं भी विस्थापित चांडिल डैम का विस्थापित का शब्द उल्लेख नहीं है, न चांडिल डैम का उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं देखिए, उस सूचना में वो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सबसे ज्यादा प्रभावित चांडिल डैम के लोग होते हैं, लेकिन आखिर चांडिल डैम के विस्थापित जो 2 दर्जन गांव डूबते हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे? क्या उस सूचना में चांडिल डैम के विस्थापितों का जिक्र नहीं होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं उस सूचना जारी होने के बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिला प्रशासन क्या मतलब जो विस्थापित है उनको डुबाने का प्लान कर रही है? अगर प्लान नहीं कर रही है तो क्यों नहीं जो चांडिल डैम का जो विस्थापित है उनका उस लेटर में, उस सूचना में जिक्र नहीं किया गया? तो ये सवाल अभी उठने लगा है। तो जिला प्रशासन पे भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जिला प्रशासन के जो लोग जो इसको जारी किए हैं, आखिर डैम के विस्थापितों को क्या डुबाने का उनका प्लान है? तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का, ये सूचना आज शाम को ही जारी किया, उसके बाद चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये जो डैम का चिंता क्या जिला प्रशासन या तो फिर जो पुनर्वास के लोग हैं उनको नहीं है? तो इस तरह का सवाल है और इसको कहीं ना कहीं विस्थापितों की चिंता भी बढ़ने लगी है। कहीं ना कहीं अगर आज रात में अगर लगातार रात भर बारिश होती है 181 मीटर से ऊपर अगर पानी गया तो करीब 2 दर्जन यहाँ के जो विस्थापित गांव हैं
वो पूरी तरह से डूब जाएंगे और वो कहीं ना कहीं रात भर जो है विस्थापित को लेकर चिंतित है कि आखिर जिला प्रशासन ने ये सूचना विस्थापितों को लेकर क्यों जारी नहीं किया। जी अंकिता। देखिए गुलाम रब्बानी, अगर हम बात करें तो आप लगातार इस खबर को करते आए हैं, जाहिर सी बात है आप बखूबी वहां के विस्थापितों का दर्द भी आपने देखा होगा। तो हम आपसे वहां की थोड़ी और जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि विस्थापितों का जो प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्याएं हैं वो लगातार सामने आती रहती है। ऐसे में बाढ़ का खतरा वहां पे मंडरा रहा है, जिस तरीके से आपने कहा डूबने का भी खतरा है। तो थोड़ा और बताएं कि और कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो विस्थापितों को झेलनी पड़ रही है फिलहाल। देखिए अंकिता, इस चांडिल डैम से कुल 116 गांव के विस्थापित है, लेकिन अभी जो वर्तमान में पुनर्वास जो विभाग है, स्वर्णरेखा परियोजना के जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनमें से कुल 43 गांव के लोगों को ही जो है कि उनका राशि भुगतान कर रहे हैं। और इस डैम से जो प्रभावित हैं, करीब 20,000 से ऊपर जो परिवार है वो इस डैम से प्रभावित हैं। 116 गांव के लोग प्रभावित हैं, लेकिन मात्र 43 गांव के लोगों को ही पेमेंट दिया जा रहा है। और उस 43 गांव के पेमेंट में भी अभी करीब 30 से 40% लोगों को आज तक जो कि है कोई मुआवजा राशि नहीं मिला है। उसको लेकर वो कार्यालय का दर दर चक्कर काट रहे हैं। और पिछले दिनों जो चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर है उसको इस विस्थापितों के समस्याओं के लेकर जो जिला प्रशासन, जो स्थानीय विधायक सविता महतो है, जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, मुखिया से लेकर जिला परिषद और जो अनुमंडल पदाधिकारी है, उनके निर्देश पर एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, जो स्थानीय यहाँ के विधायक है सविता महतो, उन्होंने भी डिमांड किया था कि जो डैम में जो हर साल जो डैम से जो गांव के लोग जो डूब जाते हैं, उसे लेकर जो वहां पर एक निर्देश प्राप्त हुआ था कि मतलब जो चांडिल डैम का पानी है वो 180 मीटर से नीचे ही रखा जाए। लेकिन कहीं न कहीं जो अभी जो कहा जा रहा है पुनर्वास भूअर्जन जो स्वर्णरेखा परियोजना है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि डैम का पानी जो इस साल है 183 मीटर रखा जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर 183 मीटर इस डैम का पानी अगर लेवल रखा जा रहा है, जहां आप 180 से पार करते हैं तो 2 दर्जन गांव लोग डूब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कि है बिना पेमेंट, बिना उनका जो मुआवजा राशि है देकर अगर इस तरह का लोगों को डुबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन के लिए और यहाँ के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आप जो कि पूर्ण रूप से सभी को पेमेंट भी नहीं दिए और किस आधार पर आप डुबाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखिए अब चिंता का विषय है, आखिर क्या जो स्वर्णरेखा परियोजना के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, क्या 183 मीटर जल पानी भंडारण करेंगे? अगर पानी भंडारण करते हैं तो विस्थापितों को क्या उससे पहले उनका जो पेमेंट है बकाया है वो मिल जाएगा? तो इस तरह के कई सवाल है, उनको पेमेंट मिला नहीं है और अभी डुबाने का प्लान जो कि है स्वर्णरेखा परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं विस्थापित है, उनका चिंता जो है कि बढ़ गया है। जी गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट इस खबर पर जरूर लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से विस्थापितों का डर बना हुआ है, वहां पे बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। चांडिल डैम के विस्थापितों को बचाने को लेकर जिला प्रशासन के पास शायद कोई प्लान नहीं है। इस तरह के भी सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। और इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरुचरण साहब जी जुड़े हुए हैं, विस्थापित नेता, उनका रुख करेंगे। गुरुचरण साहब जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। देखिए, अगर हम बात करें तो चांडिल डैम की अक्सर बातें उठती हैं और विस्थापितों का दर्द भी सामने आता है कि कई समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की जो समस्या बनी हुई है वो है बाढ़ की समस्या। बाढ़ का डर उन्हें खतरा आ रहा है, उन्हें डूबने का डर वहां पे बना हुआ है उनके लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सूचना निकाला गया उसमें सभी बचाव के जो कार्य है उसकी सभी सूची जारी कर दी गई, लेकिन कहीं सभी विस्थापितों का वहां पे कोई भी मेंशन उन्हें नहीं किया गया। ऐसे में से किस तरीके से समझा जाए गुरुचरण साहब, क्योंकि आप एक विस्थापित नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उनका दर्द ज्यादा समझते होंगे। जी, सबसे पहले तो टीवी 45 को मैं धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का मामला को आप उठाए। जी। और जहां तक विस्थापित की समस्या का सवाल है, ये हम लोग का हर साल का कहानी है। हर साल बाढ़ आता है, 20-50 गांव डूबता है, प्रशासन चूड़ा मुड़ी दे देता है, किसी को आंगनबाड़ी में ठहराता है, किसी को जाके स्कूल में ठहरा देता है, लेकिन हर साल हम लोग डूबते रहते हैं। जी।
प्रशासन बाकी लोगों के लिए सारा व्यवस्था करता है, विस्थापितों का कोई मतलब व्यवस्था नहीं करता है। जी। हम लोग विस्थापित अपने ही देश में रिफ्यूजी हैं। अभी देखिए, विधायक सरयू राय के आग्रह पर मोहरदा जलापूर्ति योजना में कचरा साफ करने के लिए 5 गेट खोला गया, लेकिन अभी लगातार आपका पानी बढ़ रहा है, तो विस्थापितों को बचाने के लिए कोई आपका व्यवस्था नहीं किया गया है। अभी देखिए 5 सब गेट बंद है, अभी कोई पानी नहीं खोला गया है। तो विस्थापित हम लोग सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए था, किसी की भी नागरिक का जान माल, अभी हम लोग का विस्थापित का जो जान माल का हानि होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। हम लोग हर साल इसी तरह झेलते आए हैं और इस बार भी हमको लग रहा है झेलेंगे। प्रशासन के तरफ से हम लोग के लिए कोई उपाय नहीं है। डीसी से बात करने से बोलते हैं कि ये विभाग का काम है, जल संसाधन विभाग का, सोनरेगा प्रोजेक्ट का। अभी तत्काल में हम लोग सही है गलत है वो देखना नहीं है। अभी हम लोग का जान माल बचाने के लिए सरकार को गेट खोलना चाहिए, और नहीं खोलेगा तो फिर आंदोलन करेंगे हम लोग। अगला बार हम लोग आंदोलन किए थे, जब सरकार नहीं माना तो मैं डैम में छलांग लगाने का बात किया था और मैं डैम चला गया था, प्रशासन हमको जेल भेज दिया। उसके बाद दबाव बना या जो भी हो मामला हाईलाइट हुआ, पानी थोड़ा घटा दिया गया। लेकिन इस बार अभी लगातार बरसात के कारण आपका पानी बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक आपका प्रशासन की तरफ से विस्थापितों के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। देखिए गुरुचरण साहब जी, अगर आपने बात उठाई यहाँ पे कि विस्थापितों को लेकर कोई भी प्लान नहीं किया गया, कोई भी उनके हित में फैसला नहीं लिया गया। देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर आंदोलन करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है और जान माल की अगर बात हो तो इसका इंतजार नहीं किया जा सकता। आप इंतजार नहीं कर सकते हैं कि जब ज्यादा बढ़ेगा तब हम करेंगे, और अधिकारी के पास जाना और इधर उधर भटकना, ये भी कोई सुझाव हमें नहीं लगता है कि आंदोलन करना सही होगा। और बात भी इधर उधर जाकर, क्योंकि भटकना कहीं से भी कहीं ना कहीं विस्थापितों की जो समस्या है वो तो खत्म नहीं हो रही है। आप अधिकारी के पास भी जा रहे हैं, अधिकारी सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारे विभाग का मामला नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं विस्थापित अब इन सब चीजों में फंसे हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या विस्थापितों का दर्द किसी के पास नहीं पहुंच रहा है? क्या विस्थापितों का दर्द को लेकर कोई नहीं समझ रहा है? जी देखिए, अगला बार 2019 में चुनाव हुआ तो हम लोग का जो चुनाव प्रचार हो रहा था, तो हमारे अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हम लोग वहां चुनाव प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा था कि विस्थापित आयोग बनाएंगे। आज 5 साल बीतने वाला है, अभी लास्ट में वो बोल रहे हैं कि विस्थापित आयोग बनेगा। तो चुनाव के टाइम हम लोग का सब ध्यान देता है। अभी फिर चुनाव आएगा, सब कोई जाएगा, सब हम लोग का मसीहा बनेगा। जैसे चुनाव पार होगा हम लोग के लिए कोई नहीं। अभी देखिए हम लोग का विधायक सांसद हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जमशेदपुर का विधायक कचरा साफ करने के लिए चांडिल डैम का पानी लेके जा रहा है, लेकिन हम लोग का विधायक सांसद हम लोग को बचाने के लिए आग्रह करके सरकार से पानी नहीं खुलवा सकता है। विस्थापित एक चुनावी मुद्दा बन गया है। बोले तो हम लोग का कोई रोल नहीं है हम लोग का देश में। हम लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए हैं। हम लोग का सरकार के पास इच्छा शक्ति का कमी है। कितना गांव है आपका? 116 गांव है, उसमें से आधा से ज्यादा आदमी चले गए हैं, आधा है जिसका कुछ बाकी है। मान लीजिए एक एक परिवार को उसका जो भी डिमांड है, सरकार का जो एग्रीमेंट था कि हर आदमी को सरकारी नौकरी देना है, 10% आदमी को दिया, बाकी आदमी लोग को क्यों नहीं दिया? अगर नहीं देना था तो एग्रीमेंट क्यों किया? अब बोल रहा स्वरोजगार के लिए तुम लोग 1-1.5 लाख रुपया लो। क्या 1-1.5 लाख में जिसका जमीन जायदाद घर द्वार आपका खेती से जो रोजगार करते थे वो लोग उठ के जाके क्या करेगा? ना सरकार किसी को आपका टेक्निकल हैंड सिखाया, ना कोई स्किल सिखाया। 1-1.5 लाख में कोई स्वरोजगार क्या करेगा? आदमी मजबूरी में वहां हर साल डूबता है, फिर भी रहता है, क्योंकि उसका खेत जो है उसी में वो लोग खेती करके अपना जीवन यापन चलाता है। विस्थापित का सबसे बड़ा समस्या है जीविका उपार्जन। वो लोग क्या करेगा? सरकार से मेरा सवाल है कि वो लोग अपना परिवार बाल बच्चा को कैसे पेट पालेगा? पढ़ाई लिखाई इलाज छोड़िए, पेट कैसे पालेगा? सरकार इसका दे हम लोग को हिसाब। एक जगह किसी 10-15 जगह आपका पुनर्वास स्थल बना दिया, मान लीजिए एक पुनर्वास स्थल में 10-15 गांव का लोग रहेंगे, वहां रोजगार क्या करेंगे? 12.5 डिसमिल जमीन दिया है, घर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो वहां क्या रोजगार करेगा? जो खेतिहर किसान है उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो वहां पर क्या करके खाएगा? सरकार के पास इसका जवाब है? हाँ, विस्थापित का और सुनिए, जितना मुआवजा दिया गया उसका तो सरकारी अधिकारी और दलाल मिलकर आधा लूट के खा जाता है। मतलब विस्थापित मतलब क्या बोलेंगे? रिफ्यूजी है, इसका कोई माई बाप नहीं है, ना सरकार है ना नेता है। जब चुनाव के टाइम आता है तो विस्थापित एकदम आपका पेट धो के पिएगा। आप लोग का हर समस्या का हम समाधान करेंगे, लेकिन जैसे चुनाव पार हो जाता है विस्थापित की तरफ कोई झांकने नहीं जाता है।
हम लोग का देश का नेता सब क्या बोलेंगे, उन लोग को वादा खिलाफी करता है। हम तो क्या बोलेंगे, ऐसा शब्द बोलना चाहते हैं जो मतलब असंसदीय होगा, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते हैं। इतना मेरे अंदर में गुस्सा है। हम एक विस्थापित है, हम विस्थापित का दर्द को जानते हैं। विस्थापित का आजीविका का व्यवस्था होना चाहिए। विस्थापन आयोग बनाए सरकार, चाहे कुछ करे, उसका आजीविका व्यवस्था होना चाहिए यार। इस तरह से अगर हर साल डुबाएगा, उससे अच्छा है सरकार हम लोग को गोली मार दे, भाई खत्म कर दे कहानी। गुरुचरण साहब जी, देखिए मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। आप लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है। अधिकारी की बात करें, अधिकारियों के पास आप जा रहे हैं तो वहां नहीं सुन रहे हैं। यहां तक कि आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए 2024 और आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय में मीठी मीठी बातें की जाती हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका किसी तरह का पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आता है। जिसका भी खामियाजा है वो विस्थापितों को कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है बाढ़ का, क्योंकि खतरा ज्यादा मंडरा रहा है तो उन्हें डूबने का डर है। तो क्या लगने वाला, आप लोगों का अगला रुख क्या होने वाला है? क्या आप लोग एक बार फिर से आंदोलन करेंगे? क्या सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे आप लोग इस बार भी? हम लोग के पास क्या उपाय है बताइए? हम तो सारा चीज आपको बताया। हम लोग के पास उपाय क्या है? हम लोग के पास उपाय यही है, वोट का चोट। सरकार वादा खिलाफी किया है, हम लोग वोट में चोट मारेंगे, या तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, या तो बाल बच्चा बुतरू ले जाके आपका समाहरण वाले डीसी ऑफिस में जमा हो जाएंगे। डीसी ही मालिक होता है, पहले जान माल का रक्षा करना है उनको। लेकिन जब वो नहीं करेंगे, सरकार का दबाव में काम करेंगे, या सोलर का प्रोजेक्ट के दबाव में काम करेंगे, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो टाटा आपका जमशेदपुर टाटा कंपनी जितना कंपनी को पानी सप्लाई देता है, उन लोग के दबाव में काम करेंगे, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? बाल बच्चा बुतरू ले जाके विधानसभा में धरना दे देंगे, या डीसी ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे, वहीं हम लोग रहेंगे, वहीं पर टेंट जमा लेंगे। कुछ तो हम लोग को करेंगे भाई। जिंदा है तो दिखाना जरूरी होगा। जिंदा रहने के लिए आदमी कोशिश तो करता है, तो हम लोग यही करेंगे। हम लोग का ही जिला का आपका जल संसाधन मंत्री है माननीय चंपई सोरेन जी, उनको सब चीज पता है। वो आदेश करना चाहिए उनको कि चांडिल डैम का अभी समय है, अभी पानी घटाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद क्या होगा, ज्यादा पानी हो जाएगा तो जमशेदपुर को डूबने का खतरा होगा। इस हिसाब से पानी को रोक के रखा जाता है, क्योंकि जमशेदपुर में इंसान रहता है और विस्थापित क्षेत्र में इंसान नहीं रहते हैं। हम लोग तो कीड़ा मकोड़ा है सरकार के लिए, अपना जमीन जायदाद घर द्वार सब कुछ नेछुआर कर दिए देश का विकास के लिए, तो हम लोग तो कीड़ा मकोड़ा बन गए। काम पार हो गया, तुम कौन है? चुनाव आ रहा है, हम लोग जवाब हर तरह से देंगे। सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि विस्थापित के साथ खेला करना बंद करे, खेल खेलना हम लोग के साथ बंद करे, नहीं तो हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे अगले बार हम अपना आत्मादाह मतलब छलांग लगाने गए थे डैम के ऊपर से, इस बार भी वैसा ही कुछ करेंगे। अगर सरकार हम लोग को डुबाएगा जानबूझकर, तो अभी समय है, अभी गेट खोलना चाहिए, खोले, नहीं तो फिर हम लोग कुछ उस तरह का घटना करेंगे। अपना भाई धमाका, जब किसी का कान बंद रहता है सरकार का, जगह सरकार बहरा है तो धमाका तो करना पड़ेगा। जैसे भगत सिंह ने संसद भवन में किया था, वैसे हम लोग कुछ करेंगे। और कोई हम लोग के पास उपाय नहीं है, हम लोग तो सर्वहारा है। हम लोग का कोई नहीं, ना प्रशासन, ना नेता, ना समाज सेवी, कोई नहीं है। हम लोग तो भारत का नागरिक भी नहीं है शायद, वो तो किसी तरह से वोट देने का शायद हम लोग को अधिकार दिया गया है, भीख मांगने का टाइप का। देखिए मेरे अंदर में बहुत दर्द है, अभी हमको रोना आ रहा है। ऐसा अभी जाइएगा ना विस्थापित क्षेत्र में, तो कम से कम 10-20 गांव में पानी घुस गया होगा। छोटा छोटा बच्चा को लेके, अपना बिस्तर लेके, अपना धान मवेशी लेके, अपना जो भी उसका घर का सामान है लेके उन लोग को दौड़ के भागना पड़ता है ऊपर तरफ। वो आंगनबाड़ी सेंटर में कितना दिन रहेगा, स्कूल में कितना दिन रहेगा? सरकार हम लोग का व्यवस्था क्यों नहीं करता? जब हम लोग को सब कुछ छीन लिया तो, या फिर हम लोग को सरकार वापस दे। हम लोग को जितना मुआवजा लिया हम लोग वापस देने के लिए तैयार है इंटरेस्ट के साथ। धन्यवाद जी गुरुचरण साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम भी उम्मीद करेंगे कि विस्थापितों का जो दर्द जो सालों से चलता आ रहा है और अब बाढ़ का समय है, तो उस पर सरकार की नजर जरूर जाए, विभाग के अधिकारी इस पर नजर डाले, ताकि विस्थापितों को किसी तरह का डर का सामना और कह सकते हैं कि उनकी जो समस्याएं उनसे जल्द से जल्द निजात मिले। तो साफ तौर पर आपने सुना कि विस्थापितों का क्या कुछ समस्या है वहां पर। दरअसल विस्थापितों की चिंता ये बढ़ी हुई है क्योंकि 169 मीटर के करीब जो है वो पानी हो चुका है, और रात भर में कहा जा रहा है कि पानी का स्तर जो है वो बढ़ सकता है, और यही सबसे बड़ी विस्थापितों की चिंता बनी हुई है। हालांकि विधायक के आग्रह पर डैम का 5 रेडियल गेट जरूर खोला गया था, लेकिन इसके बाद उसे फिर से बंद कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार विस्थापितों को यह डर सता रहा है कहीं वो डूब न जाए, कहीं उनकी जान न चली जाए।
ऐसे में लगातार टीवी 45 भी इस तरह की खबरों को उठाता रहता है और टीवी 45 भी उम्मीद करता है और ये आग्रह भी करता है कि सरकार को इस पर जरूर से जरूर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि विस्थापितों का जो दर्द है वो आज से नहीं कई सालों से लगातार सामने आया है। और चांडिल डैम की अगर बात करें तो चांडिल डैम के विस्थापितों का दर्द आज से नहीं बल्कि कई सालों से है और इसे लेकर लगातार वो मुखर होते हुए बोलते आए हैं। और विस्थापित नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि वहां पे विस्थापितों का दर्द इतना है कि वहां पे अगर कोई देखने जाए तो आंख में आंसू आ जाए। तो फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि विस्थापितों की जो भी समस्या है उससे जल्द उन वहां पे खत्म किया जाए, उन्हें निजात दिलाया जाए ताकि वो सुकून से सो पाए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।